हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करते हैं बिग बॉस के रिव्यू पे एंड इस हफ्ते का अब तक का कैसा रहा, क्या रहा और क्या चीज़ मैंने नोटिस की और मुझे क्या चीज़ ख़राब लगी, क्या चीज़ अच्छी लगी, इन सब बातों पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं वीकेंड के वार पे बात करना चाहूँगी। इतना बोरिंग एपिसोड्स होते हैं वीकेंड के वार के, बिल्कुल देखने का ही इच्छा ही नहीं होती है वीकेंड का वार। एंड फालतू के टास्क लेके आते हैं कि वो साइड किक कौन है, रोस्टिंग एंड ऑल दैट। इट्स ऑल बुलशिट। अच्छा ही नहीं लगता है देखना। किसी को आप नीचा गिरा रहे हो, किसी को ऊपर उठा रहे हो, उसमें आप विनिंग एंड लूजिंग देख रहे हो। ये चीज़ें तो ना बिग बॉस में ना किसी और शोज में होनी ही नहीं चाहिए। आई हेट रोस्टिंग लिटरली। सो ये चीज़ अगर बिग बॉस वाले स्टॉप कर सके तो अच्छा ही है। आप किसी को नीचा दिखा के ऊपर उठने की अगर कोशिश कर रहे हो तो वो जीत आपकी बेकार है। इट्स ऑल फुलिश थिंग, ठीक है, सेंसलेस थिंग्स। इनका वार पे तो मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है। जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए उन मुद्दों पे कभी बात होती ही नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस बार जनता के सवाल जो उठाए गए थे वीकेंड के वार पे, तो उसमें पहली बार जिंदगी में एक इंसान ने पूछा कि ईशा आप इधर उधर चुगली करती रहती हो, आपने सबके खिलाफ कुछ ना कुछ चुगली करी है, आपने दिग्विजय, शिल्पा शिरोडकर और हर एक के खिलाफ कुछ ना कुछ बोला है आपने, और करणवीर के वर्ड्स को ट्विस्ट करके आपने कुछ ना कुछ बोला है। तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? आप क्यों चुगलियाँ करती रहती हो, सबकी इमेज खराब क्यों करती रहती हो? तो इस पे आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा कि उसका पूरा आंसर ईशा जो वो देना चाह रही थी, या जो भी वार्तालाप उस टाइम पे कन्वर्सेशन हुई होगी, सबने एटलीस्ट कुछ रिएक्ट किया होगा कि इससे हमारी क्या चुगली करी, हमारी क्या बात करी। ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ हुआ होगा, गिव एंड टेक हुआ होगा हर एक कंटेस्टेंट के बीच में। लेकिन वो हमें कुछ भी नहीं उसमें वीडियो में दिखाया गया। एंड मुझे ऐसा लगा बस इतना सा उसका दिखाया कि ठीक है, मैं आगे बातों पे गौर करूंगी या ध्यान दूंगी, इन सब चीज़ों पे नहीं करूंगी, ऐसा करके बस दिखा दिया। एंड वो बिल्कुल शट। आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं, जब से मैंने बिग बॉस देखना स्टार्ट किया है वीकेंड के बाद पे, मैंने देखा ही नहीं है कि कभी सलमान खान ईशा को स्कोल्ड करे, अविनाश को स्कोल्ड करे एंड विवियन को स्कोल्ड करे, उनके जो वो भी जो खराब टैक्टिक्स करते हैं उनके ऊपर। कभी भी नहीं। वो पता नहीं उन लोगों को क्यों इतनी शय दे रखी है। तो वो चीज़ मुझे इतना ज़्यादा खलती है, इसलिए वीकेंड का वार देखने का और मन नहीं होता है। कि आप अगर एक हाई पोजीशन पे हो, अगर मान लो आप एक स्कूल चला रहे हो और स्कूल में प्रिंसिपल की पोजीशन पे हो, तो आप हमेशा अपने स्टूडेंट्स अगर कहीं पे गलत हैं तो उसके लिए स्कोल्ड करोगे उन बच्चों को, ना कि जो बच्चे फर्स्ट बेंचर्स हैं और हमेशा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें आप मतलब ऊट पटांग कुछ गलत बोलोगे या तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। ऐसा तो नहीं करते हो ना आप स्कूल में। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उसको अप्रिशिएट करते हो, और जिसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है तो उसको पनिशमेंट वगैरह मिलती है या उसको समझाया जाता है। तो बिग बॉस को अगर हम कंसिडर करें तो उसमें ना ही सलमान खान उन मतलब जैसे जो अच्छे कर रहे हैं, जैसे दिग्विजय है, करणवीर है, वो लोग अच्छा कर रहे हैं इस शो में। एंड चुम अच्छा कर रही है। चुम को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया सलमान खान ने। तो इन लोगों को कभी किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं करते हैं, और उल्टा हमेशा विवियन एंड ईशा एंड अविनाश को अच्छा या तो बहुत अच्छा बोलते रहते हैं या फिर इन लोगों के बारे में कुछ बोलते ही नहीं है। सो वो उन लोग को रियल पर्सपेक्टिव बाहर का क्या है, ऑडियंस का क्या है, वो उन्हें पता ही नहीं है। अपने ही पता नहीं कौन सी दुनिया में ये लोग जी रहे हैं। एंड वीकेंड के बार का एक चीज मुझे और बहुत खराब लगी कि श्रुतिका और चुम की जो लड़ाई हुई थी उसमें श्रुतिका गलत थी, फालतू का मुद्दा बनाया। तो वो इतनी ज्यादा इनसिक्योर है कि एक लड़का और एक लड़की फ्रेंड नहीं हो सकते, चुम और करणवीर फ्रेंड नहीं हो सकते। चुम बस मेरी ही है, श्रुतिका की ही है। चुम किसी और की नहीं हो सकती है, वो किसी और के साथ नहीं बैठ सकती है, वो किसी और के साथ बात नहीं कर सकती है। अरे भाई, करणवीर के खाने का मुद्दा था तो श्रुतिका को क्यों दिक्कत हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसमें श्रुतिका को गलत ठहराने के बजाय, उसको सुनाने के बजाय, समझाने के बजाय सलमान खान ने उसी को ही सही कर दिया साबित।
ये बहुत गलत किया और उस वजह से उसके अंदर इतनी हवा भर गई श्रुतिका के अंदर, जो कि गलत था। दिग्विजय ने सही बिल्कुल बोला कि चुम और श्रुतिका के मामले में श्रुतिका गलत थी। चुम की तबीयत ऑलरेडी खराब थी, फीवर था उसका, और उसके बाद भी उसको इतना परेशान कर रही थी श्रुतिका उस दिन। एंड वो से मतलब एक टाइम पे आपका फ्रेंड अगर लो है, किसी फेज में तबीयत खराब है, तो आप उसको और टॉर्चर करोगे और उल्टा सीधा बोलोगे, उसके लड़ोगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। फिर भी श्रुतिका बाज नहीं आई, तो यहाँ पे वीकेंड के वार पे ये चीज़ें मुझे गलत लगी पिछले हफ्ते में। अब हम बात करते हैं इस हफ्ते के नॉमिनेशंस की। इस हफ्ते टाइम गॉड थी ईशा और सारी पावर किसको उन्हें बचाना है, किसको नहीं बचाना है, ये ईशा के हाथ में थी। बिग बॉस ने 3 ऑप्शंस दिए थे कि आप किन्हीं भी 3 लोगों को बचा सकती हैं ईशा। तो इट्स सबके माइंड में वेल अंडरस्टूड था, हम ऑडियंस बहुत इजीली भाप गए थे कि ऑब्वियसली इसके 3 प्रायोरिटीज विवियन, अविनाश एंड बग्गा जी हैं। तो ये इन्हीं, अगर ये लोग एलिमिनेशन में आएंगे तो ये इन्हें ही बचाएगी, ये कंफर्म था। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि चुम और शिल्पा शिरोडकर किस दुनिया में थी कि उन्होंने हाथ खड़ा किया ही नहीं नॉमिनेशन के लिए। मतलब आप समझ लो कि अगर उस दिन का नॉमिनेशन सही ढंग से होता तो अविनाश, विवियन और बग्गा जी के अलावा सारा घर नॉमिनेट होना चाहिए था। सबके ऊपर हाथ खड़ा करते, 3 जने के हाथ भी खड़े हो जाते तो नॉमिनेशन में आते। लेकिन सबने उस टाइम पे माइंड में स्ट्रैटेजी बना ली थी कि ये पूरा ग्रुप हमें नॉमिनेशन में डालना है। दिग्विजय, करण, शिल्पा शिरोडकर, चुम, ये 4 को बस नॉमिनेशन में डालना है। फिर देखना है इन्हीं लोगों में से कौन जाता है। तो इनके ग्रुप का जब टूटेगा तो क्या हाल होगा। तो वो चीज़ सबने माइंड में बना ली थी। एंड ऐसी चाहत के खिलाफ कोई वोट नहीं आया। रजत दलाल के खिलाफ शायद एक ही हाथ खड़ा किया था वोट के लिए। तो आई डोंट नो, शिल्पा शिरोडकर सारा माइंड क्या बस करण की पीठ में खंजर भोंकने में ही तुम्हारा सारा टाइम चला जाता है, सारा माइंड चला जाता है, और बाकी क्या गेम किसने क्या चलना है, किस टाइम पे क्या चाल चलनी है, वो उसमें नहीं जाता है तुम्हारा दिमाग। एंड ये यहाँ पे ये थोड़ी होगा कि मेरे इसके साथ कुछ है नहीं तो मैं नॉमिनेट नहीं करूँगी। स्ट्रैटेजी बनाओ ना कि किसके क्या इक्वेशन है किसके साथ, तो उस हिसाब से हमें वोट करना है जब ओपन नॉमिनेशन हो रहे हैं। तो इतनी भी अगर बिग बॉस में आके चुम और शिल्पा शिरोडकर दिमाग नहीं लगाने हैं तो भाई मैं क्या बोलूँ। एंड मैं ईशा के लिए बोलूँगी कि जो उसको नाम ईविल ईशा बिग बॉस ने दे दिया है तो वो वाकई में है ही ईविल ही है वो। एंड वो इंसान है जो जैसे स्पॉइल्ड ब्रैट रहता है, बिग बॉस का स्पॉइल्ड ब्रैट, लाडली बोलते हैं ना उसको। तो उसको एकदम खुले हाथ छूट दे रखी है कि तुम जितनी गंदगी कर सकती हो इस शो में उतनी गंदगी करो, एंड तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, आराम से जितनी बदतमीजी कर सकती हो करो। ये पूरी खुली छूट के साथ उसको लेके आए हैं बिग बॉस के अंदर। एंड उसने शिल्पा शिरोडकर के सबसे पहले पीठ में खंजर भोंका कि मुझे आप टाइम गॉड बनाने के लिए संचालक कर रही थी ना, और करणवीर को आपने धोखा दिया और मुझे टाइम गॉड बनाया, मैं आपको नहीं बचाऊंगी। और शिल्पा शिरोडकर को उसने सेव नहीं किया, ठीक है। एंड यामिनी को सेव करने का सिंपल रीज़न यही था कि उन्हें पता था ईशा को कि अभी यामिनी नई आई है तो उसको उतना शायद वोट्स ना मिले जितना मतलब बाकी लोगों को मिलेंगे। दिग्विजय को मिलेगा, करणवीर को मिलेगा, शिल्पा शिरोडकर को मिलेगा, चुम को मिलेगा, उन चारों में से लोगों को वोट्स मिलते हैं। तो उसने यामिनी को इसीलिए सेव कर लिया। बग्गा जी ऑलरेडी सेव हो चुके थे तो उसकी 3rd प्रायोरिटी फिर यामिनी बचती है। यामिनी को मैं बचाऊंगी ताकि वो ना वोटिंग में चली जाए। वो चाहती थी कि दिग्विजय, करणवीर और शिल्पा शिरोडकर, चुम में से इन चारों में से ही कोई वोट आउट हो। सो इसलिए यामिनी को बचाया, अदरवाइज उसका यामिनी को बचाने का कोई और क्राइटेरिया था ही नहीं। एंड उसने रजत दलाल को भी एक तरीके से धोखा दिया ईशा ने। बहुत रजत दलाल विवियन, अविनाश एंड ईशा के ग्रुप में आजकल जा रहे हैं ना,
बैक स्टेप यही लड़की करेगी, रजत दलाल का गेम यही खराब कर रही है ईशा, कि उसने सारा जो रजत दलाल की प्रायोरिटी है उसको नॉमिनेशन में नहीं बचाया, थर्ड प्रायोरिटी नहीं रखी। रजत दलाल ने मदद की है ईशा को टाइम गॉड बनाने में, लेकिन उसने फेवर रिटर्न नहीं किया रजत दलाल को। वो बस भाई भाई बोलती है रजत दलाल को, वो मायने उसके यहाँ पे कोई भी रिश्ते नहीं है। वो अविनाश के कंधे पे भी बंदूक चलाएगी, रजत के कंधे पे भी बंदूक चला के आगे बढ़ेगी। वो ऐसी लड़की है, वो किसी को भी इस गेम में खा के कच्चा चबा के आगे बढ़ने में, कुचल के आगे बढ़ने में बिलीव करने वाली लड़की है। सो रजत दलाल अगर अभी भी नहीं जागोगे तो भाई तुम्हारा गेम खराब होने वाला है। ईशा, विवियन, अविनाश से तो बिल्कुल उम्मीद ही मत करो कि वो तुम्हें गेम में सपोर्ट करेंगे। सो तुम्हारा उनके ग्रुप में जाना इट्स योर वर्स्ट स्टेप एवर। रजत दलाल, प्लीज वेक अप। अब आती है बात टाइम गॉड टास्क में परफॉर्म करने की। तो मैं ये बात बोलूँगी कि ये टाइम गॉड टास्क कैसा डिज़ाइन किया था जो एकदम ही इम्पॉसिबल था। मुझे मेकर से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इतना घटिया टास्क कोई बना सकता है। कोई एक डोमिनो रख रहा है तो तोड़ने वाले 3-4 हैं। पॉसिबल ही नहीं था ये कि ये टास्क 1 पॉइंट से लेके एक पॉइंट अदर पॉइंट तक जाके वो पूरा बन पाता डोमिनोज का वो दीवार। तो भाई ऐसे टास्क डिज़ाइन कीजिए ना जहाँ पे इंडिविजुअल भी परफॉर्मेंस हो और अगर कोई ग्रुप में करना चाहे तो ग्रुप में करो। मुझे बेसिकली वो ही टास्क पहले जब काम्या पंजाबी के टाइम पे एक वो वाला हुआ था कि आपको बॉक्स के अंदर रहना है, तो वो काम्या पंजाबी ने 48 आवर्स तक उस बॉक्स के अंदर रही थी बिना कुछ खाए पिए और सर्वाइव किया था। एंड वो उसकी एंड्योरेंस वगैरह दिखाता है कि वो कितना सह सकते हैं, कितना बिना भूख प्यास। एंड हैट्स ऑफ टू हर, वो चीज़ देखने में बहुत मज़ा आया था। तो वो इंडिविजुअल के ऊपर था, आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप टाइम गॉड बन रहे हो। उस टाइप के टास्क अब क्यों नहीं ये बिग बॉस वाले लेके आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जिसमें षड्यंत्र करना पड़े, ग्रुपिज्म करना पड़े, स्ट्रैटेजी लगानी पड़े कि हम इसको ही टाइम गॉड बनाएंगे तो ही बनेगा। इस अब करणवीर के अगेंस्ट सब हो रखे हैं तो करणवीर कभी बन ही नहीं सकता है। ऐसे टास्क लेके आ रहे हैं, वो कुछ भी, वो इंसान खतरों के खिलाड़ी जीता हुआ इंसान है, इतने बढ़िया बेहतरीन उसने अपने सारे टास्क परफॉर्म करे हुए थे। और यहाँ पे जस्ट बिकॉज कि अदर लोग नहीं चाहते हैं कि वो टाइम गॉड बने तो वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि टास्क ही ऐसे नहीं है कि वो उसको खुद का इंडिविजुअल का कुछ दिखाने का मौका मिले अपनी हुनर को, और दूसरों के बलबूते पे टाइम गॉड बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। ये चीज़ इतनी ख़राब लगती है कि बता नहीं सकते। और संचालक बना दिया ईशा को, जो भैया कभी भी फेयर बंदी हो ही नहीं सकती है। उसके लिए तो वो है माय हाउस, माय बिग बॉस हाउस, माय रूल्स, एंड मैं ही यहाँ का पता नहीं कौन कौन हूँ, क्या समझ रखा है, प्राइम मिनिस्टर समझ रखा है अपने आप को, क्या समझ रखा है। शी इज इन हर ओन वर्ल्ड, अपने ही वर्ल्ड में वो बावली सी हो रखी है वो। और वो तो टास्क की ऐसी धज्जियाँ उड़ाती है ईशा तो कि बता नहीं सकते। उसने वो पहले वाला व्हील घुमाया तो जानबूझ के अविनाश पे रख दिया, उसने इतना हल्का घुमाया कि नहीं मैं अविनाश को ही भेजूंगी एंड ऑल दैट, मुझे अविनाश को ही बनाना है। अब कोई बहस कर नहीं सकता, क्योंकि वो बिग बॉस ने बोल रखा है कि संचालक का फैसला आखिरी फैसला होगा। सो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अब फिर उसके बाद आता है विवियन की चांस। ये चीज़ मैंने नोटिस करी, जो बाद में विवियन और अविनाश ने बोला भी, कि अविनाश के टर्न पे विवियन ने सपोर्ट नहीं किया, उसे संभालने की कोशिश नहीं की। लेकिन विवियन के केस में अविनाश कोशिश कर रहा था कि उसका डोमिनो की दीवार बन जाए। तो विवियन येट अगेन सेल्फ ऑब्सेस्ड खुद से हैं, उन्हें किसी और से कोई परवाह ही नहीं है। वो बस क्या ही बोलूँ, अविनाश और विवियन की दोस्ती इतनी खोखली लगती है, सिर्फ दिखावे की दोस्ती है। एंड एक चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा ख़राब लगी कि जब
अविनाश का चल रहा था डोमिनोज की दीवार बनाने का, तो चाहत जब आई उसका डोमिनोज की दीवार हटाने के लिए, तो अविनाश इतने गंदे गंदे वर्ड्स उसके करेक्टर एसिसिनेशन कर रहा था चाहत का कि अब तू आ गई है, अब मैं शर्ट उतारूं और क्या उतारूं, तू मुझे टच करेगी, तू मुझे फील करना चाहती है। इस टाइप की बातें इतनी वाहियात लग रही थी। आप कैसे किसी लड़की से इतना गंदा गंदा बोल सकते हो एक टास्क के दौरान? छी मैन, घटिया मेंटालिटी। एंड आई एम शॉक्ड कि कोई भी घर वाला उससे रोक ही नहीं रहा या कह ही नहीं रहा कि अविनाश ये क्या बोल रहे हो। एंड ऑन द अदर हैंड, जब श्रुतिका और करणवीर की लड़ाई हो रही थी सेम उसी टास्क में, तो श्रुतिका बोल रही है कि तू तो दो दो लड़कियां घुमाता है, चुम और शिल्पा शिरोडकर के लिए था और उनके साथ ही खेलता रहता है। वो इतनी गंदी वाहियात बात कर रही, उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और करण ने भी, मैं ये नहीं कहती कि करण सही है, करण ने भी वाहियात बात करी कि उसने बोला कि तू तो सुसु कराने जाती है बग्गा जी को, सुसु कराना सीख। तो भाई ये सब बातें भी गलत है, नो डाउट इस टास्क में हर कोई गलत था, लेकिन पॉइंट आउट सिर्फ करणवीर को किया जा रहा था कि आप इतना ऐसे कैसे बोल सकते हो, आपको ये बात लड़की से नहीं करनी चाहिए थी। भाई अगर फेयर होना है तो सबके लिए होना। शिल्पा शिरोडकर के लिए बोल रहे थे कि आप सिर्फ करण को समझाती रहती हो उधर ले जाके और करण को नहीं समझाती हो सबके सामने, या करण को कुछ नहीं बोलती, ये सब फालतू में बोले जा रहे। शिल्पा शिरोडकर के फादर के ऊपर श्रुतिका ऊट पटांग बोल रही कि इसके बाप का शो, इस टाइप का कुछ बोल रही थी। भाई इन लोगों ने इतना गंदी गंदी बातें की हैं टास्क के दौरान, बहुत ही गंदा बना दिया था वर्बल वे में इस टास्क को। ये लोग बोलने से पहले सोचते ही नहीं है कि भाई हम लोग किसके खिलाफ क्या बोल रहे हैं और व्यूअर्स क्या सोचेंगे हमारे बारे में जब हम एक दूसरे पे इतना घटिया घटिया बोल रहे हैं, तो हमारी क्या इमेज बाहर पोर्ट्रे होगी। सो लेट्स सी, देखते हैं कि इस बार वीकेंड के वार पे इस टास्क के ऊपर कुछ बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है कि किसने कितनी गंदगी करी है इस टास्क में। बहुत ही हॉरिबल टास्क था और उनका प्रदर्शन लोगों का वो और भी हॉरिबल। फिर जब एंड में दिग्विजय और रजत दलाल के बीच में थोड़ा बहुत रूल्स को मॉड्यूल करके बिग बॉस ने एक फाइनल राउंड करवाया इस टास्क में, तो भाई ईशा ने धज्जियां उड़ा दी इस टास्क की। इतना गंदा कोई कैसे संचालक कर सकता है? संचालक तो हटा ही देना चाहिए। ईशा, अविनाश को तो और इनको शिल्पा शिरोडकर, ये तीन लोग तो बिल्कुल बनने ही नहीं चाहिए संचालक कभी भी किसी भी टास्क में। अब उन्होंने साफ साफ बिग बॉस ने बोल दिया था कि केवल दिग्विजय और रजत एक दूसरे के टाइल्स डोमिनोज हटा सकते हैं, बाकी और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अविनाश आराम से हटाया जा रहा था दिग्विजय के डोमिनोज, और ईशा देख के अनदेखा कर रही, अविनाश को कुछ नहीं बोल रही। एंड एज सून एज, और वो रजत जो वो डोमिनोज की पोटलियां थी वो इधर से उधर उधर से इधर ले जाके फेंक रहा, वो उसको रोक ही नहीं रही ईशा रजत को कि तुम ऐसे इधर उधर डोमिनोज को नहीं फेंक सकते, वो जहां रखा है उसको वहीं रखा रहेगा। अपने आप से पता नहीं क्या क्या रूल्स करे पड़े, और एंड एज सून एज करण ने बीच में इंटरफेयर किया, तभी ईशा ने बोल दिया कि डिस्क्वालिफाइड दिग्विजय, एंड मैं रजत को टाइम गॉड बनाती हूँ। रजत से मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई ऐसे वाहियात तरीके से टाइम गॉड बनने से तो अच्छा ना ही बनते टाइम गॉड, वो ज़्यादा बेटर था। टास्क करो तो अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, चीटिंग से करके एंड गलत संचालन करवा के टाइम गॉड बनना है तो भाई ऐसा टाइम गॉड का, ऐसे पद का कोई महत्व नहीं है। मुझे करणवीर का टाइम गॉड का टास्क करने का तरीका बहुत पसंद आया। वो आराम से, सबसे पहले तो जब बजर बजा तो बाथरूम करने चला गया, फिर उसके बाद ऐसे लेट के डोमिनोज लगा रहा। वो क्लियर कट मैसेज बिग बॉस के मेकर्स को देना चाहता था कि भाई मैं खतरों के खिलाड़ी के टास्क का परफॉर्म करके आया हूँ, इतने मुश्किल टास्क होते हैं, मैं वहाँ का विनर हूँ, और तुम ये क्या लुंजू पुंजू से इम्पॉसिबल से टास्क दे रहे हो। जो एक डोमिनो लगा रहा है वो अविनाश उसका फौरन से वही डोमिनो हटाया पड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक कैसे दीवार बनेगी आप ये बताओ, जब एक ही डोमिनो फौरन से हटाया जा रहा है। तो टास्क ऐसे करो ना डिजाइन
जो एक इंडिविजुअल परफॉर्म कर सके, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बन सके, यही मैं कह रही हूँ। सो इट वॉज हॉरेबल। तो उसका क्लियर कट मैसेज था कि ऐसे टास्क पे लानत है और ऐसे टास्क पे मैं बाथरूम करना ज़्यादा, मतलब आप समझ लो शिट है ये टास्क। टाइम गॉट टास्क हो जाने के बाद बस एज यूजुअल रजत दलाल सारी ड्यूटीज़ वगैरह बांटते हैं एंड खाना सारा हैंड ओवर करते हैं करणवीर रजत दलाल को, जो भी पिछले हफ्ते का राशन अगर कुछ बचा है, अंडे वंडे बचे हैं तो। ऐसे अनुराग कश्यप कल मिलने आए थे कुछ कंटेस्टेंट से, तो उनके बीच की वार्तालाप चल रही थी। उसमें बस मैं एक यही बोलूँगी कि भाई ये विवियन कितना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। मैं अहम इतना भरा हुआ है उसके अंदर, कहाँ का घमंड है भाई। वही जो पिछले रिव्यू में मैंने बोला है कि तुम एसआर के नहीं हो भाई, तो वो ऑरा रखना भी नहीं चाहिए कि मैं एसआर के हूँ। तुमने कुछ नहीं उखाड़ा है लिटरली। सो ये एटीट्यूड अगर लाइफ में रहेगा ना, सिर्फ मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं अच्छा खाना खिलाता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करता धरता हूँ, ये एटीट्यूड कभी भी लाइफ में आपको कहीं लेके नहीं जाएगा, किसी भी बुलंदी पे लेके नहीं जाएगा। यू विल सी योर डाउनफॉल फ्रॉम हेयर अगर ये एटीट्यूड बरकरार रहा। स्टे ग्राउंडेड। अगर अपने आप को लव करो, लेकिन उसके साथ साथ मैं हर जगह नहीं होना चाहिए। जहाँ दूसरे सही लगे वहाँ पे अप्रिशिएट करना भी सीखो। विवियन के अंदर यही क्वालिटी बहुत ख़राब है। इस अहम से अहम उसका करियर एंड उसको बिग बॉस की जर्नी में डुबोएगा ही डुबोएगा और कुछ। ईशा के लिए मैं यही बोलूँगी कि भाई ये लड़की इतनी चालबाज है, इतनी गंदी घटिया औरत है। जब ये बाहर जाएगी तो मेरे ख्याल से तो इसका अंडे टमाटर जूतों से इसका बाहर की जनता स्वागत करने वाली है लिटरली। ऐसे भिगो भिगो के मारेगी ये जनता ना, अगर मौका मिल गया तो। इतनी हेटरेट तो भाई किसी भी कंटेस्टेंट को नहीं मिली होगी जितना ईशा को मिलेगी बाहर आके। आई वांट टू सी कि इसके ऊपर क्या बीतती है बाहर आने के बाद। तो ये था मेरा आज का बिग बॉस का रिव्यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक बटन दबा दीजिएगा। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को एंजॉय करते रहिए। आगे कुछ भी होगा तो विद इन अ 1 or 2 डे मैं फिर से रिव्यू लेके आऊँगी। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।